दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले न्यू सिलेबस के ऊपर। आप सभी लोगों ने काफी सारे टीचर्स के, काफी सारे यूट्यूबर की आप न्यू सिलेबस के ऊपर वीडियो देख चुके होंगे। क्या क्या बदलाव हुए है, मेंस में क्या बदलाव हुआ है, प्रीलिम्स में क्या बदलाव हुए हैं, एग्जाम पैटर्न के मेंस में क्या बदलाव हुआ है, ये सभी लोग आप वीडियो में पहले देख चुके होंगे। बस तो हम न्यू सिलेबस के ऊपर क्या हमारी नई चर्चा होने वाली है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वैसे प्री और मेंस दोनों में चेंजेस हुए हैं। मेंस में काफी ज्यादा चेंजेस हुए, प्री में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट हम दोनों पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यूनिट में क्या चेंजेस हुए हैं, प्लस हम ये देखेंगे कि हम उसको कवर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स के नोट्स परचेज कर चुके हैं, किताबें परचेज कर चुके हैं, तो वो लोग इस चीज से ना डरे कि हम फिर से नया कुछ लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो है आप उससे भी कवर कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया वो नया ले सकते हैं। तो यहाँ हम इस पूरे वीडियो में प्रीलिम्स को लेकर चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम पेपर वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, पेपर 1 में क्या बदलाव हुआ, पेपर 2 में, ऐसे हम पूरे 6 पेपर को पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो प्रीलिम्स को लेकर होने वाला है। क्या आपके जो प्रीलिम्स में बदलाव हुए वो हम देखेंगे, और हम उनको कैसे कवर कर सकते हैं हमारे पुराने नोट्स के द्वारा, है ना। नया नहीं खरीदना अपने को, आप अपने पुराने नोट्स के द्वारा कैसे उसको कवर कर सकते हैं, कहाँ से कोई चीज को आप पुटअप कर सकते हैं, चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको जो नया सिलेबस में चीजें न्यू ऐड हुई वो आपकी कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ। मेरी आवाज आपको शायद क्लियरली नहीं समझ में आ रही, बट मैं अपने साइड से कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ चीजें, हमारे सिलेबस के बारे में जो बदलाव हुआ है और हम कैसे कंप्लीट कर सके। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना, मेरा साथ देना, मैं आपका दूंगी साथ, तो हम इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो देखने से पहले आप अपना सिलेबस सामने रखें। कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो प्रिंट आउट निकला ले, नए और पुराने दोनों सिलेबस का, ताकि हम सेपरेटली समझ पाए कि पुराने में क्या था, नए में क्या ऐड हुआ है, क्या हटाया, वो हम प्रॉपर देख पाए। क्योंकि हार्ड कॉपी में चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास 2 कॉपीज है, एक ओल्ड सिलेबस, एक न्यू सिलेबस की। तो प्रीलिम का देखने वाले, अगर अभी तक हमने नया सिलेबस नहीं मिला है तो टेलीग्राम पे है, वहां जाके देख सकते हो, पीडीएफ आपको प्रॉपरली मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम देखेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी, आपको पुराने सिलेबस उसको मैच करना है, क्या है और क्या नया आया है उसमें, ठीक है। तो हमारी जो पहली यूनिट है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है इंडियन हिस्ट्री, जो कि हमारे ओल्ड सिलेबस में यूनिट 2 थी। अगर हम बात करें, इन्होंने स्टार्टिंग में 3 ऐसी लाइन जोड़ी गई है जो कि आपके पुराने सिलेबस में नहीं थी, ठीक है। जैसे इन्होंने कई बात की, वेद दर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद आपको पढ़ने, ग्रंथों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ संकल्पना विचार जो इसमें टॉपिक दिया गया है, सभा समिति के बारे में दिया है। तो इन्होंने जो 3 लाइन ऊपर अलग से जोड़ी गई है, तो वो कुछ नया नहीं है, वो ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री वाले पार्ट में था। आप प्राचीन भारत जब आप पढ़ते थे, आप सभा समिति पढ़ते थे, वेदों के बारे में आप पढ़ते थे, दर्शन के बारे में आप पढ़ते थे, अरण्य का आपने पढ़ा होगा। तो ये प्राचीन भारत में आपने कहीं ना कहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो चीज आपने पढ़ी है, बस उसको अलग से और अच्छे से इन्होंने डिफाइन कर दिया। आज अगर 5 पॉइंटर तो देखिए, उसमें से अगर 4 पॉइंटर हमारे एज इट इज पुराने सिलेबस के हैं। जैसे सेकंड पॉइंटर आपका प्राचीन और मध्यकालीन भारत, थर्ड है आपका 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी वाला पोर्शन, ये भी सेम है आपका। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संस्कृति, ये भी सेम है आपका। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, उसका पूरा निर्माण, ये भी आपका सेम है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2 चीजें जो कि मैंने आपको पहले बताई, वेद और वगैरह आपको पढ़ना है। सेकेंड आप देखोगे, थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ भारत की संस्कृति और विरासत, मतलब आपको यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चीजें उन्होंने अलग से डिफाइन की है। अभी तक आपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, पढ़ा जरूर था बट इतना डीप में नहीं पढ़ा था, और इसमें अलग से उन्होंने एक टॉपिक डिफाइन किया है। अब देखिए, आपके पास पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स है आपके पास अवेलेबल। आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग के भी 3 लाइन जोड़ी गई है उसको या तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हो, या गूगल करके भी आप उसके अलग से नोट्स बना सकते हो। ना सोचे कि हमारा पुरानी चीजें, पुराने नोट्स हमारे काम में नहीं आएंगे, वो जरूर आपके काम में आएंगे। बस जो चीजें नई जोड़ी गई है हम उसको गूगल से भी उठा सकते हैं या किसी किताब से भी उठा सकते हैं। अलग से ये मत सोचना कि हम उसके लिए नया पूरा मटेरियल खरीदे, ऐसे कोई जरूरत नहीं है आपको। इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं कि आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो जो आपका पहली यूनिट है उसमें आपको 2 नई चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। स्टार्टिंग में आपके 3 पॉइंटर्स आपके जोड़े, वो मैंने आपको बता दिए, प्लस पॉइंट आपका थर्ड जोड़ा गया है इंडियन आर्ट एंड कल्चर।
तो ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको ये चीज बिल्कुल भी अलग हो हिस्ट्री से, हिस्ट्री का ही पार्ट है। बस आपको इसको और थोड़े अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे यूनिट 2 में, और जो कि हमारे ओल्ड सिलेबस में यूनिट फर्स्ट थी, यानी कि हमारी एमपी हिस्ट्री। अगर हम एमपी हिस्ट्री की बात करें, एज इट इज सब कुछ सेम है, यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। एक चीज चेंज हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप नीचे से सेकंड लाइन आप देखेंगे, वहां पे लिखा है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल। ये आपने पढ़ा है, आप हर साल पढ़ते हो एमपीएससी प्रीलिम्स में। धरोहर स्थल, खजुराहो के बारे में आपको पढ़ना है, सांची के बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स पढ़नी है, भीमबेटका के बारे में पढ़ना है। तो ये जो उन्होंने अलग से डिफाइन किया, तो आपको इनको और अच्छे से डीप में पढ़ना है। कब खोज हुई थी, किसने की थी, क्या क्या मिला था वहां पे, करंट में भी कोई उसकी चीजें हुई तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो कोई चीज नई नहीं है, आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, तो इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हमें इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है बस। तो जो मैं चीजें बता रही हूँ आपको साइड में स्क्रीन पर शो हो रही है, बट अगर आपको क्लियरली ना दिखे तो आप सिलेबस जरूर अपने सामने रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, जो कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। ये आपकी ओल्ड पेपर में आपका यूनिट 4 थी। ठीक है, यहाँ पे ना जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो काफी हद तक हटा दिया गया है। एक तरीके से आप पूरा ये ना बोले कि 100% हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ यहाँ पे शब्द दिए आपके, अल नीनो, ला नीनो वाले आपके शब्द दिए, दक्षिणी दोलन विक्षोभ के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे 100% तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं हटाया, बट हाँ, जो विश्व का भूगोल कई शब्द यूज नहीं किया है, तो आप उसमें इतना बेफिक्र रहे कि आपको बहुत ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो यहाँ पे पॉइंटर्स दिए उनको अच्छे से फोकस करके पढ़ना, जो नया है। यहाँ पे आपका भारत का भूगोल है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, कुछ चीजें यहाँ पे ऐड की गई है, तो वो आपके सिलेबस में ऑलरेडी पुराने सिलेबस में थी, बट कुछ जो नई चीजें ऐड हुई उसको गूगल करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, या कोई भी ज्योग्राफी की बुक से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब आती है हमारी यूनिट 4, जो कि एमपी ज्योग्राफी है। पुराने सिलेबस में यूनिट 3 थी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ये एज इट इज आपकी है, यहाँ पे आप बेफिक्र रहिए। यूनिट 5 में उन्होंने क्या किया, एमपी पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी दोनों को एक साथ कर दिया उन्होंने, कि आपको एमपी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है, वो आपको यूनिट 5 में एक साथ कर दिया। तो आप ये चीज ना रहे कि अब मैं अलग से कोई नोट्स खरीदूं, अलग से कोई बुक खरीदूं, आपके पास कंटेंट है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि मेरे पास कंटेंट है, मुझे चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना और अच्छे से उस चीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ इस चीजों को लेकर ना भागे कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें नोट्स चाहिए, पुराना जो है उससे आप बहुत अच्छे से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। आप नई चीजों के लिए गूगल है आपके पास, बहुत सारी किताबें आपके पास होगी जो आपने परचेस की होगी, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और भारत का पॉलिटी वाला पोर्शन है आपका। यहाँ पे उन्होंने ना एक दो तीन चीजें यहाँ पे अब जोड़ी गई है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आप देखोगे यूनिट 5 में अब लास्ट वाली जो लाइन है, मध्य प्रदेश में सुशासन और अभिशासन, ये जो शब्द उन्होंने ऐड किया है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। गूगल पे आप डालोगे सीधे तरीके से तो वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, या किसी किताब में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा पॉलिटी वाली में। बात करते हैं यूनिट 6, जो कि आपकी इंडियन और एमपी इकोनॉमिक्स है। इंडियन और एमपी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आपका पहले भी था, बट आपका 5 और 6 में डिवाइड था कि आपको कैसे एमपी के साथ पढ़ना है और इंडिया के साथ पढ़ना है, तो वहां पे पोर्शन थोड़ा सा कम था। यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में आपको चीजें अच्छे से पढ़नी है। मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा है भारतीय इकोनॉमिक्स में, मतलब आपको इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या हर एक सेक्टर में, सर्वे आता है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तो वहाँ की आपको वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा टेंशन ना ले कि बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें सब कुछ नया फिर से करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे चीजें तो उन्होंने डिफाइन किया है। यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद, ये चीजें आप पहले भी आपने पढ़ी थी, जब आपने एमपी ज्योग्राफी या एमपी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तब आपने एक जिला एक उत्पाद वाली चीजें पढ़ी है। बट इन्होंने यहाँ पे क्लियरली टॉपिक को लिख दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, तो आप इसको और डिटेल में अच्छे से कर ले मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, सतत विकास के बारे में यहाँ पे दिया गया है, वो बहुत अच्छे से आपको करना है। प्लस यहाँ पे सार्क के बारे में, G20 के बारे में चीजें जोड़ी गई है, तो ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे यूनिट 6 में कुछ चीजें हैं जो सीधे आप गूगल से भी उठाए कंप्लीट कर सकते हो, या कोई किताब है आपके पास, करंट अफेयर्स की काफी सारी बुक है जिसमें G20 के बारे में अच्छे से दिया है, सार्क के बारे में दिया हुआ है, तो वहां से नोट डाउन करके आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लें। ठीक है,
बात है हमारी यूनिट 7 में से कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, कुछ रोग के बारे में जो उन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि आपको स्पेशल इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ एनीमिया के कारण, प्रभाव, निदान, आपको मतलब इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। बाकी इस यूनिट 7 एज इट इज आपका ऐसा कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे। यूनिट 8 में उन्होंने लास्ट में लाइन क्लियरली लिखी थी कि मध्य प्रदेश की जो संस्थाएं खेल से संबंधित है आपकी, है ना, कौन कौन से पुरस्कार आपके मिलते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। बट आप इस चीज को स्किप मत करना, ये चीज जरूर आप पढ़ना, भले ही आपको नए सिलेबस में ना दी हो। आप उनकी जितनी भी संस्थाएं मध्य प्रदेश संबंधित जो पुरस्कार देती है, आपके कौन कौन से पुरस्कार आपके मिलते हैं वो आप जरूर पढ़ना। बट अब आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको हर एक सेक्टर का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इन्होंने तीनों स्तर के आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो चीजें आपको कंटिन्यू रखनी है। वो आज से आप करंट अफेयर्स पढ़े। यूनिट 9 में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। एक शब्द यहाँ से हटाया गया, वो मैंने देखा है, ई कॉमर्स जो शब्द है वो यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ है नए सिलेबस में। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर रहा है किसी टॉपिक से तो साथ में पढ़ भी सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे बात आती है यूनिट 10 की। यूनिट 10 बहुत स्कोरिंग नंबर हुआ करता था आपके पुराने सिलेबस में, तो आप लोग को लग रहा है कि यूनिट 10 से आयोग हटा दिए गए हैं। मैंने कई टीचर्स के वीडियो में देखा, उन्होंने ये चीज बताई कि आयोग को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो आपका एमपी पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन में उन्होंने सीधा तौर पे लिखा हुआ है संवैधानिक और सांविधिक आयोग की संस्थाएं, ये आपको लिखा हुआ। तो आयोग हटाए नहीं गए हैं, आयोग आपको पढ़ना है, बस वो कहीं और शिफ्ट कर दिए गए। आपको यूनिट 10 से उठाकर यूनिट 5 में शिफ्ट कर दिए गए। बस उन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि कौन कौन से आयोग पढ़ना है। तो हमेशा बहुत सारे बच्चे वित्त आयोग को नहीं पढ़ते थे, वो आपको जरूर पढ़ना है। और जैसे कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफी सारे आयोग बनाए गए हैं, वो आपको पढ़ना है। तो ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है, तो आयोग को आप अच्छे से पढ़ना ही है। पुराने आयोग को भी पढ़ना है और कुछ नए अगर आते तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 को देखने के बाद ही बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। यूनिट 10 में जो चीजें दी गई है आप उसको ध्यान से 1 नहीं 2 बार 3 बार आप उसको पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि आपने चीजें पहले पढ़ी है, वो भी प्रीलिम्स में ही पढ़ी है। जैसे जनजाति के भौगोलिक विस्तार आपने अच्छे से पढ़ा है कि किस किस क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है, बेगा कहाँ होती है, भाड़िया कहाँ होती है, सारिया कहाँ होती है, गोंड, कोल, सब जनजाति के बारे में अच्छे से पढ़ा है आपने। भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है उनका, है ना, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। प्लस उसकी जनजातियों के बारे में संविधान में कहाँ डिफाइन किया ये भी आपने पढ़ा है अच्छे से। जो विशेष पिछड़ी जनजाति है आपकी, उनके बारे में बेगा, सारिया, इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। उसके बाद में आपकी उनकी संस्कृति से रिलेटेड आप चीजें आप देख सकते, उनके नृत्य, खाना, उनके रहन सहन, मनोरंजन, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। उनके व्यापार वगैरह आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। प्लस उनसे रिलेटेड जो भी हमारे हिस्ट्री वाले पोर्शन में जो आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, वो भी आपने पढ़ा है। हम देख रहे हैं सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो भी हमारे आंदोलन विद्रोह हुए वो हमने देखा। जाति से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं आपकी है वो उन्होंने यहाँ पे संग्रहालय वगैरह आप खुद पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, है ना। टाइम टेबल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, भीमा नायक के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो नया नहीं है ये आपके लिए। और लोक संस्कृति और लोक साहित्य आपने अच्छे से पढ़ा है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी आपकी एमपीएससी, आपने वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ा है। बस इन्होंने इस चीज को लेकर पर्टिकुलरली यूनिट आपकी 10 दे दी गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी आने के चांसेस है, तो इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको पढ़ना है। ये पर्टिकुलर ये यूनिट डिफाइन की गई है। अगर हम एक एवरेज लेके चले हर यूनिट से तो कहीं ना कहीं 8 से 9, 10, 11 क्वेश्चन आपके हर यूनिट से आते थे। जैसे 2023 का जो आपका एग्जाम था हर यूनिट से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट बना दी गई है तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे 9 से 10 क्वेश्चन आना डेफिनेटली है। तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से करें। ये नया नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस हमको और डीप में इसको पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ टाइम बाद मार्केट में किताबें भी आ जाएगी। अगर किताबें आने में डिले होता है तो आप उस चीज का इंतजार ना करें। आपके पास गूगल है जो लाखों किताबों के बराबर आपके पास एक चीज है, तो आप उसका यूज करें, अपने नोट्स खुद बनाएं और चीजों को आगे कंटिन्यू करें। इंतजार ना करें किसी चीज को लेकर कि कब नया चीजें आएंगी, क्योंकि इन चीजों में अगर चीजें चेंजेस हुई तो समय लगेगा इनको मार्केट में आने के लिए। बट आपको अपनी तैयारी आगे कर रखनी है। अगर मार्केट में कुछ भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आती है तो जरूर मैं आपको बताऊंगी, अपडेट दे देंगे हम आपको प्रॉपरली। तो मैंने कोशिश की है कि पूरा मैंने आपको प्रीलिम्स की पॉइंट टू पॉइंट आपको बता पाऊँ। अपने साइड से मैंने 100% देकर आपको बताया है।
फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपका व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो। सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें पैनिक होने से पहले सिलेबस को बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि जब शुरुआत में आपने जैसे यूनिट 10 को देखा होगा या जो मेंस में चेंजेस हुए उनको देखा होगा, तो कई सारे बच्चों के मन में डर आ गया होगा कैसे हम करेंगे, हमने बहुत सारी किताबें खरीद ली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने खरीदा वो भी आपको बहुत काम आने वाला है, और जो नहीं है उसके लिए आपके पास गूगल है ही। और भी कुछ किताबें आती तो उसके बारे में अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा, कुछ नया आता है तो अपनी तैयारी को रोके ना, वेट ना करें कि फिर से सब कुछ नया तरीके से आएगा मार्केट में मेंस के लिए, प्री के लिए, फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा। नहीं, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उससे अपनी तैयारी को आगे जारी रखें, कंटिन्यू करें। जो नया जुड़ा है उसके लिए आप धीरे धीरे आपके पास चीज अवेलेबल हो ही जाएगी, आप कर सकते हो वहाँ पे। प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये आप काफी जगह से सुन चुके होंगे, ये वीडियोस भी आपने देखा होगा। वही पैटर्न है आपका, 200 नंबर का आपका प्रीलिम्स होगा, जीएस वाला 200 नंबर का आपका सी सेट होगा। मेंस में क्वेश्चन जो आते हैं 3, 5 और 11 मार्कर की, वो चेंजेस हुए हैं। तो मेंस का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, हम उसमें पेपर वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, क्या बदलाव हुआ है, प्लस आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसके साथ में आप नए सिलेबस को कैसे तैयार कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो हम उसको कहाँ से कवर कर सकते हैं, ये हम इस अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो वहां पे हम पेपर वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोशिश मैंने अपने साइड से पूरी की है, फिर भी कुछ भी आपको ऐसा लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा है, या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार कहना चाहूंगी कि एक बार आप हार्ड कॉपी में दोनों सिलेबस का प्रिंट आउट निकलाएं और वर्ड टू वर्ड आप चीजों को देखें कि क्या नया है, उसको आप अलग से अपनी डायरी में नोट डाउन कर ले कि हाँ ये चीज नई है जो मुझे इस पे अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीज आयोग ने कुछ नया शब्द या नया टॉपिक डाला है तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में उन चीजों को, उन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो उन टॉपिक को आप अलग से डायरी में लिख ले या वहीं पे आप मार्क कर ले, तो वहां पे आप चीजों को कवर कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी चीजें आप पढ़ चुके हैं, नया है वो आप कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अपने गले को विराम देती हूँ। आने वाले वीडियोस में हम मेंस के बारे में बात करेंगे, और कोई भी बुक्स ऐसी कुछ नया आता है तो हम आपके साथ जरूर रिव्यू शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू के साथ में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। आपको न्यू सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो धन्यवाद।